वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज हम जिन जिन करंट अफेयर्स या टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। अब धीरे धीरे उससे जो जुड़े हुए खुलासे हैं ना वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहला जो सामने आया है, हमारे डिप्यूटी आर्मी चीफ ने ये चीज बताई है कि जो इंडिया था वो एक अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, वो एक्चुअली में दो और एडवर्सरीज से लड़ रहा था। और जो दूसरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नॉर्मल मिडिल क्लास या फिर जो भी थोड़े लोअर अपर क्लास है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि एक्चुअली में है कि जो स्कैम अभी बीएससी में चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो स्टॉक मार्केट है, बाकी सब जितना भी चीजें नहीं, एसआईपी वगैरह, ये सब बस बेवकूफी वाली चीजें हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान इससे कभी नहीं कमा सकता, नो मैटर वॉट। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनकी पहले आप वो सुन लीजिए जो भी इन्होंने स्पीच दी है, उसके बाद फिर मैं इस स्पीच को बताता हूँ। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी इंडिया के जो डिप्यूटी आर्मी चीफ उन्होंने बोला है कि इंडिया अकेले जो युद्ध कर रहा था वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा था। ठीक है, और मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, आप पहले पूरा सुनिए इसको। Or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. ये देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने अभी बोली है कि चलिए पाकिस्तान तो लड़ रहा था मगर उसको हर टाइप का सपोर्ट चाइना प्रोवाइड कर रहा था। अब मैं इसी पे आता हूँ ना कि ये फॉरेन पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आता कि इन यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या है भाई। चाइना जो तुम कहते हो कि जो ट्रम्प कहते हैं कि वो उनका बहुत अच्छा दुश्मन है और उनको हर चीज में वो चैलेंज कर सकता है, और जिसको सबसे ज्यादा इस समय यूएसए सपोर्ट कर रहा है लाइक पाकिस्तान, उसका सबसे ज्यादा 81% जो भी पूरा मिलिट्री डिफेंस या इक्विपमेंट है सब के सब चाइनीज है। मुझे लिटरली नहीं समझ में आता है कि ट्रम्प की क्या फॉरेन पॉलिसी और ट्रम्प क्या करना चाहते हैं, मगर आप पहले इसको सुनिए। 81% of that. So it's no surprise. And uh, China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife. 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain. ये बेसिकली इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि चाइना जो है वो बहुत अच्छे से अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजाइज करके इंडिया के खिलाफ यूज कर रहा है। चाइना खुद कभी बॉर्डर पे नहीं उलझेगा, ये चीजें डायरेक्टली कह रहे हैं, क्योंकि वो उलझेगा तो उसको भी उतना ही लॉस है जितना इंडिया को लॉस है, क्योंकि वो भी ऑलरेडी ग्रोन अप इकोनॉमी है। उसको भी चाहिए कि उसके यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे से रहें। मगर वो क्या यूज कर रहे हैं ना कि बोरोड नाइफ से किसी को किल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज होती है फॉरेन पॉलिसी में, और इसका बहुत ज्यादा आप इंप्लीकेशन देखेंगे हर जगह। ठीक है, अभी जो ईरान और इसराइल में वॉर हुई है उसका भी यही है, एक तरीके से जो मेन क्रक्स है बिहाइंड ये यही है। अब क्योंकि सबको पता है कि इंडिया भी एक न एक दिन इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी ले लेगा, तो सबको पता है चाहे यूएसए हो चाहे चाइना हो, सब के सब पाकिस्तान के साथ इसलिए बनाना चाहते हैं अपने अच्छे रिलेशन, जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि इंडिया को कंट्रोल करने का ना सबसे अच्छा कोई सोल्यूशन है तो वो पाकिस्तान। दिस इज वॉट एवरी सिंगल पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड नोज। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब जो सेकंड एडवर्सरी था वो टर्की था, क्योंकि टर्की ने हर टाइप का जो भी इक्विपमेंट्स है वो इंडिया के खिलाफ प्रोवाइड किया पाकिस्तान को इमरजेंसी बेसिस पे। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं, जो भी ये खुलासे और अभी इसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अभी और भी खुलासे होते रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, अगर इस तरह की कुछ अपडेटेड खुलासे होते हैं तो फिर मैं आपको अपडेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आईआईटीएंस का 4 करोड़ का पैकेज लग गया, 6 करोड़ का पैकेज लग गया। ये पैकेज कौन देता है पता है आपको? ये जेन स्ट्रीट देती है। जो जेन स्ट्रीट है वो यूएस बेस्ड एक ट्रेडिंग फर्म है। ठीक है ना, एचएफटी एक्चुअली हाई ट्रेडिंग फर्म जो होती है, बहुत ज्यादा जो एल्गोरिदम यूज करके ना एक एक सेकंड में, जैसे कि एक सेकंड में पैसा डालेंगी फिर अगले सेकंड पैसा निकालेंगे, एक एक पॉइंट में जो ट्रेड करती हैं, वो उस टाइप की ये कंपनीज है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब आपको समझ में आएगा ये बेसिकली क्या करते थे, जैसे कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को देखें तो उसमें दो ऑप्शन होता है, एक कॉल होता है एक पुट होता है। जो कॉल होता है वो तब बढ़ता है जब क्योंकि अगर बैंक निफ्टी के पीछे हम लोग जाएं तो बैंक निफ्टी में अगर अगर आप बैंक निफ्टी का शेयर देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का मिला के ही 50% से ज्यादा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पूरा का पूरा स्टेक होता है। अब बैंक निफ्टी मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ बैंक्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में।
ठीक है, एनएससी में लिस्टेड है, उनका ग्रुप है बैंक्स का, और उसमें सबसे ज्यादा शेयर कोई दो बैंक अगर रखते हैं अपने पास उस निफ्टी को कंट्रोल करने में कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो वो एक एचडीएफसी बैंक है और एक आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, अब यही मेन चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली वो क्या करते थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल होता है या पुट होता है। तो अगर स्टॉक्स जो है, मतलब अगर निफ्टी जो है वो भाग रहा है, ठीक है, तो कॉल ऑप्शंस बढ़ता है, और अगर निफ्टी गिर रहा है तो पुट ऑप्शंस बढ़ता है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा शायद शॉर्ट के बारे में भी, अगर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जो शॉर्ट होता है उसका मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि आप हाई प्राइस पे बेच दो, फिर कम प्राइस पे उसको खरीद के सेटल कर लो। ये चीज होती है शॉर्ट, शॉर्ट करना ऑप्शंस को। तो ये क्या करते थे कि पहले ये बैंक निफ्टी वगैरह में पैसा डाल देते थे, कॉल में ही पैसा डाल देते थे, पुट में ही पैसा डाल देते थे। एक्चुअली पुट में ये खरीदते थे, कॉल में ये बेच देते थे। कॉल मैंने बताया ना, जब कॉल कब वो बढ़ता है, कॉल तब बढ़ता है जब स्टॉक्स भाग रहे हो, मतलब निफ्टी बढ़ रहा होगा तो कॉल बढ़ेगा, निफ्टी गिर रहा होगा तो पुट बढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि ये पुट को खरीद लेते थे और कॉल को क्या करते थे, बेच देते थे हाई प्राइस पे। अब क्या करते थे, जिस दिन भी ये सेटलमेंट, क्योंकि आप लोग सबको पता होगा कि मंथ के एंड पे जितने भी ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं वो सब उनका सेटलमेंट होता है डे। तो ये क्या करते थे कि जिस दिन आखिरी दिन होता था उस दिन सुबह सुबह ये अच्छा खासा खरीद लेते थे पहले स्टॉक्स, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का कैश में अच्छा खासा पैसा खर्च करके खरीद लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, आते आते शाम आते आते इवनिंग आते आते उसको बेच देते थे। अब जब बेचते थे तो स्टॉक्स गिर जाता था, बैंक निफ्टी गिर गया। अब बैंक निफ्टी गिर गया तो ये कॉल को बेच चुके रहते थे, तो जब कॉल को बेचे हाई प्राइस से बेचे, अब वो कम प्राइस हो गया कॉल, क्योंकि निफ्टी गिर गया तो कॉल भी गिर गया, तो कम प्राइस पे वापस खरीद लिए। जैसे 900 पे बेचे, 200 पे खरीद लिए, तो इससे क्या हुआ, इनका 700 का प्रॉफिट बन गया। अब यही चीज ये पुट में करते थे, पुट में ये पहले खरीद लिए रहते थे 200 पे, क्योंकि स्टॉक प्राइस हाई रहते थे। अब क्या करते थे, जब 900 पे जाता था, क्योंकि जैसे ही निफ्टी गिरा पुट बढ़ गया, तो जैसे ही पुट बढ़ा क्या किया इन्होंने, उसको बेच दिया। ठीक है, मतलब पुट बढ़ गया उसको फिर बेच दिया, और उसके बाद फिर अपना स्टॉक्स भी खाली कर दिए। तो मतलब समझ में आ रहा है, यही चीज मैं बोलता हूं ना कि अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में 100-150 करोड़ रुपया नहीं है ना, कभी आप 1000, 1500, 10-20 हजार से कभी अच्छा खासा पैसा नहीं बना सकते, कभी भी नहीं। जो स्टॉक मार्केट में जो बिग फिशेस है ना, वो पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो ये बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया गया है सेबी के द्वारा कि भैया चलो जेन स्ट्रीट को हम बैन कर देते हैं एक तरीके से। बेसिकली मैं बैन क्या करूं, मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूं, सबको सब चीज चाहता है, अब उसके बारे में क्या ही बोला जाए, क्योंकि इससे ऐसा तो है नहीं सेबी को पता नहीं होगा, सेबी के पास हर टाइप का डॉक्यूमेंट है, हर टाइप की इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या हो रहा है इस समय। सेबी को हर चीज पता है, फिर भी वो अभी क्यों ले रहे हैं, आप ये भी देखिए। मतलब अभी तक क्या क्या हुआ है बेसिकली कि फरवरी में भी इन्होंने एक बार वार्न किया था, और ये देखिए जो मैं बता रहा ना, इसी तरीके से ये लास्ट एक साल में 36,000 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट किए हैं। एक्चुअली इनका जो वो था मेन जो रेवेन्यू था, प्रॉफिट था, वो 44,000 करोड़ का था, जिसमें से 8,000 करोड़ इनका लॉस हो गया था कभी कभी ट्रेड करते समय। तो 36,000 करोड़ एक साल में अप्रॉक्स $5 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट इंडियन स्टॉक मार्केट, और सिर्फ अकेले बैंक निफ्टी से। मैं बाकी की बात ही छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से इन्होंने 36,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ये सब चीजें जिन सेबी को पता था, फिर भी सेबी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था। सेबी ने बेसिकली क्या किया था कि फरवरी में इस चीज के लिए वार्न करके फरवरी में एक कर दिया था, एक्शन ले लिया था इनके खिलाफ। अब क्या हुआ है कि जब उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया जेन स्ट्रीट की तरफ से, तो इन्होंने क्या किया है, सेबी ने जेन स्ट्रीट को बंद कर दिया है। उनका जो 4,800 करोड़ का कैश जो पड़ा था स्टॉक मार्केट में, उसको सीज कर लिया है। और अब वो ऐसा कह दिए हैं कि जब तक अब आप रिप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है, तब तक हम आपका ये पैसा नहीं देने वाले। तो अब जेन स्टेट क्या क्या कर सकता है, तो सबसे पहला जो चीज वो कर सकता है, उसके पास 21 डेज रहते हैं कि ये बता सके कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कि मैं ऐसा क्यों किया, ये गलत था कि सही था। बट जेन स्टेट ने यही कहा है कि भैया देखो मैंने कोई चीज गलत नहीं की है, ये चीज बिल्कुल सही है, कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि तुम स्टॉक खरीदो ना खरीदो। वही चीज मैं बता रहा हूँ, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि जिस दिन आपको बेचना है उसी दिन आप खरीदे चाहे बेच दें। ठीक है, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, आप ये कर सकते हैं। वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, वो अलग पैसा छापते हैं, इन सब चीजों से अलग छापते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है ना कि कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं यही बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट वगैरह से सावधान रहें। सबसे अच्छा अगर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि गोल्ड खरीद लीजिए, गोल्ड बिस्किट्स खरीद लीजिए, मैं यही बोलूंगा, या फिर जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं मार्केट में बिक रहे हैं उसको खरीद लीजिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप लगा भी रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में लगा लीजिए, मगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, वो कभी भी एक नॉर्मल इंसान उससे पैसा
नहीं बना सकता, फिर चाहे वो कितना भी मिडिल क्लास क्यों ना रह जाए, कितना भी दिमाग वाला क्यों ना रहे। आगे हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड न्यूज के ऊपर। ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब पता चल रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होती जा रही है चाइना और यूएसए दोनों की तरफ। अगर तुम, जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर चाइना पाकिस्तान को हर तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है इन सब चीजों के लिए, तो इंडिया भी क्यों चुप रहे। इंडिया ने क्या किया है कि जो दलाई लामा जिनके बारे में आपको पता होगा, वो बेसिकली जब 1959 में चाइना ने तिब्बत को गलत तरीके से कब्जाया था, तो ये भाग के इंडिया में शरण ले लिए थे, ठीक है। और तब से वो इंडिया में ही है, अपने यहाँ पे एक गवर्नमेंट चला रहे हैं तिब्बत की। तो ये दलाई लामा जो होते हैं ना, वो लगभग मान के चलिए कि सबसे सुप्रीम लीडर होते हैं बुद्धिस्ट में, इनसे ऊपर कोई नहीं होता है। तो अब तक क्या था कि चाइना कह रहा था कि जो भी दलाई लामा नेक्स्ट होगा वो चाइना से ही होगा, मगर अब ये समझ में आ रहा है कि जो दलाई लामा है उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दलाई लामा मैं ही हूं, और मेरे मरने के बाद इन्होंने एक ट्रस्ट को बनाया हुआ है। जो दलाई लामा ने ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम गादेन फोदरेंग ट्रस्ट है। दलाई लामा ने अभी अभी यही बोला है कि जो भी नेक्स्ट दलाई लामा चूज किया जाएगा वो इसी ट्रस्ट के द्वारा, मॉन्क्स जो इस ट्रस्ट के अंदर है वही चूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है और इसको सपोर्ट भी कर रही है इंडियन गवर्नमेंट एक तरीके से। तो वो भी देखने पे है कि चाइना ने भी इसके बाद ये बोला है कि चूज योर वर्ड्स अगेंस्ट चाइना। इस बात पे ना तुम अपने वर्ड्स को अच्छे से चूज करो। और ये भी एक चीज दलाई लामा ने बोला है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा, मतलब जो भी नेक्स्ट, ये ऐसा बोले कि ये जब मर जाएंगे तो जो ट्रस्ट का काम रहेगा ऐसे बच्चे को ढूंढना जिसके अंदर इनका रीइंकार्नेशन हो। दलाई लामा ने ये बोला है कि मैं वापस आऊंगा अगले बच्चे के रूप में, अगले जन्म में बच्चे के रूप में, उस बच्चे को ढूंढने का काम जो रहेगा वो इसी ट्रस्ट का रहेगा, और इस ट्रस्ट को ही उस बच्चे को ढूंढ के दलाई लामा बनाना है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये बच्चा होगा ये हमेशा, ये फॉर श्योर फ्री वर्ल्ड में होगा, मतलब चाइना में नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, मैं बता रहा हूं। इससे एक पूरा जियोपॉलिटिकल चेंज जो आ रहा है ना, फॉरेन पॉलिसी का जो पूरा चेंज आ रहा है इंडियन में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ये देख के लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया भी अब कोई ऐसा देश नहीं रह गया है कि बस तुम कुछ भी बोल लो हम चुपचाप से हर चीज सह लेंगे, एकदम चुपचाप से बैठे रहेंगे। अब थोड़ा सा मतलब बदल रहा है, तो देख के अच्छा लगता है। अब उसी के ऊपर मैं बता रहा हूं कि यहां पर भी जो मैंने बताया ना कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अच्छा वाला चेंज आ रहा है, दो जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये मैं एक तरीके से बताऊं ना, ये एक चेंजिंग पॉइंट रहेगा। फ्यूचर में आप सब देखेंगे कि इस एक इंसिडेंट्स को सब लोग पढ़ेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर चीज बदलने वाली है, मैं ये आपको बता रहा हूं। अब जैसे मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, ऑपरेशन सिंदूर टफ था भाई, बहुत टफ था। पाकिस्तान को चाइना और टर्की दोनों सपोर्ट कर रहे थे, प्लस यूएस का डायरेक्ट कॉल आ रहा था जेडी वैंस का इंडिया को कि भाई तुम बस करो, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। अ लॉट ऑफ प्रेशर के बीच में भी इंडिया ने ये चीज कंडक्ट की, और इंडिया का सपोर्ट करने को कौन आया? कोई भी नहीं आया, लिटरली कोई भी नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, क्योंकि इंडिया ने फिर इसके बाद देखा कि भैया हमारा जब कोई नहीं है तो फिर हम भी क्यों किसी के सामने झुके। चाइना का दलाई लामा पे भी जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली इस चीज को सपोर्ट करने लग गई है, बहुत बड़ी चीज है। जो दूसरी चीज है, ठीक है, कि इंडिया, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूएसए ने क्या किया था कि इंडिया के जितने भी ऑटो पार्ट्स वगैरह है ना, उस पर 25% की टैरिफ लगा दी थी इंडियन ऑटो पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया ने कहा है, डब्ल्यूटीओ में जाके ये चीज कहा है, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जाके इन्होंने ये चीज कहा है कि भैया अगर हमारे ऊपर तुम लगाओगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। और इससे इंडिया के ऊपर शायद 2.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस होने वाला है, जो ट्रेड के ऊपर है 2.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने कहा है कि अगर आप हमारे इतने अमाउंट ऑफ चीज गुड्स पे वो लगाओगे, इतने अमाउंट हमारा नुकसान करोगे, तो हम भी ऐसा ही कुछ टैरिफ लगाएंगे जिससे आपका भी इतना ही अमाउंट नुकसान हो। तो फॉर श्योर इतना तो है कंफर्म कि इंडिया भी, अगर ये चीज है कि इंडिया भी टैरिफ लगाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया टैरिफ यूएसए के वॉलनट्स, आलमंड्स, या फिर बाकी जो भी चीजें, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो यूएसए एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, बेसिकली इंडिया उन्हीं पे लगाएगा। खैर जो भी होगा इसके बारे में मैं आपके ऊपर अपडेट, इन सब टॉपिक के लिए मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम चलने से पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका आंसर प्लीज आप कमेंट में दीजिए। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या सही है। कौन सी कंट्री G20 ग्रुप का मेंबर नहीं है? आप लोगों को पता है कि G20 भी आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री इन चारों ऑप्शंस में से G20 का पार्ट नहीं है। अर्जेंटीना हुआ, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू वेरी मच।